नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी परफॉर्मेंस ऑडिट हो सकता है। इनमें सत्ता संगठन के चेहरों के कामकाज का आकलन होने वाला है और 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के परिणाम आएंगे। उसके बाद केंद्रीय और प्रादेशिक संगठन युद्ध स्तर पर 2023 की तैयारी में जुटेगा। भाजपा का फोकस आदिवासी, ओबीसी और एसटी पर ज़्यादा है और इन समुदायों को मिलाकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है। इसलिए चुनाव से पहले सरकार पैसा एक्ट लेकर आई है। ओबीसी और एसटी वर्ग के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन सभी योजनाओं की पहुंच कितनी है, इसके लिए नेताओं, विधायकों, मंत्रियों ने क्या प्रयास किए हैं, इसका निचोड़ आने वाले दिनों में सामने आएगा। दूसरी तरफ भाजपा संगठन विधानसभाओं में जो सर्वे करवा रहा है उसके नतीजे भी सामने रखे जाएंगे और इसी के आधार पर 2023 की व्यू रचना और टिकट वितरण का खाका तैयार होगा। अटकलें तो मंत्रिमंडल विस्तार की भी हैं, लेकिन उसका पता विधानसभा सत्र के बाद ही चलेगा। बचे हुए समय में सत्ता में वापसी के लिए भाजपा की रणनीति क्या होगी और सत्ता पाने के लिए कोशिश कर रही कांग्रेस किस तरह की जमावट करेगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 पर काम कर रही है। इस मिशन का लक्ष्य है विधानसभा सीटों का दोहरा शतक लगाना। 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के परिणाम आने के बाद ही भाजपा युद्ध स्तर पर इस लक्ष्य के लिए जुट जाएगी। गुजरात चुनाव के बाद हाईकमान का फोकस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर रहेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता भी दिल्ली में बैठे पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर नई चुनावी रणनीति बनाएंगे। गुजरात चुनावों के बाद प्रदेश संगठन में कई स्तरों पर बदलाव हो सकता है। 1 दर्जन से अधिक जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। कई नेताओं के प्रभार में भी फेरबदल किया जाएगा। इसके बाद भाजपा टिकट वितरण पर फोकस करेगी, जिसके लिए भाजपा के अपने चुनावी सर्वे भी चल रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी भाजपा के रणनीतिकारों की नजर है। वे इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। इसी कारण भाजपा अजज्जा और जज्जा क्षेत्रों पर अपना खास फोकस कर रही है। इस वोट बैंक को साधने के लिए प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकास खंडों में गौरव यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री खुद अधिकांश सभाओं में जाकर पैसा कानून का महत्व समझा रहे हैं। इस महीने 19 दिसंबर से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि सत्र के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल में बदलाव भी कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इस बारे में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। ये सब सामान्य प्रक्रिया है। इसका गुजरात चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसा संगठन है जो देश में कई सारे विषयों में बाकी लोगों के लिए अनुकरणीय संगठन है। चाहे वो डिजिटल फिजिकल का अभियान हो, आजीवन सदस्यता निधि का अभियान हो, अन्य कोई प्रेरणास्पद कार्य हो। जहाँ तक मंत्रिमंडल का विषय, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि मंत्रिमंडल में बदलाव करना है कि नहीं करना है, कौन रहेगा कौन रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, संगठन से परामर्श करते हैं। और संगठन में बदलाव की जो प्रक्रिया वो एक नियमित प्रक्रिया है, जहाँ जब भारतीय जनता पार्टी को संगठन को लगता है किसी कार्यकर्ता की भूमिका है, दायित्व परिवर्तन करना, तो वो परिवर्तन कर दिया जाता है। तो गुजरात चुनाव के परिणाम के आधार पर या गुजरात चुनाव के बाद कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनहित से कभी कोई सरोकार नहीं है। भाजपा साल भर चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कोई चाहे कितना भी जोर लगा ले, इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में कमलनाथ की सरकार बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जनहित से कभी कोई सरोकार नहीं रहता है। मैं तो कहता हूँ तो सदैव ही चुनावी मोड में रहते हैं। अभी वर्तमान में भी देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के आधे से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री आप देखें गुजरात में चुनावी पर्यटन पर हैं। इसके अलावा जो 200 सीटों का लक्ष्य लेने की बात ये कर रहे हैं, ये तो हमेशा ही कहते हैं। क्या पता कल कहते हैं कि 240 सीटें जीतनी हैं। अब चाहे अपने संगठन में बदलाव कर लें, चाहे किसी तरह के कैंप लगा लें, लेकिन आप देखेंगे 2023 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जो मंत्रिमंडल में बदलाव की बात चल रही शिवराज सरकार में, उसका एक बहुत बड़ा कारण है इनकी यहाँ गुटबाजी चरम पर है। कुछ सिंधिया गुट के मंत्रियों को ठिकाने लगाना है, कुछ को एडजस्ट करने के, कुछ चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल बदलाव की बात आ रही है। बाकी मैं ये मानता हूँ
चुनाव में आप देखेंगे ये बुरी तरह हारेंगे, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, बस फिर कहता हूं। 2023 की तैयारी के लिए आने वाले दिनों में बीजेपी सत्ता और संगठन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नए सिरे से जमावट के लिए सीएम शिवराज और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा भी करेंगे। भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बारीकी से नजर रख रही है। जिस क्षेत्रों में इस यात्रा का प्रभाव होने की संभावना है, वहां भाजपा अतिरिक्त मेहनत करेगी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है दिवो जी आपका अनादि टीवी में। और एक बड़ी बैठक की तैयारी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, बाकी पार्टियां शायद समीक्षा करेंगी जीत हाथ के कारण क्या रहे गुजरात में, हिमाचल में, लेकिन बीजेपी 2023 और 24 की प्लानिंग में जुट गई है, जो हमेशा कहा जाता है कि उनकी साल भर वो चुनावी मिशन मोड में रहती है। इस बार लेकिन प्रधानमंत्री खुद वर्चुअली जुड़ेंगे, तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। तो क्या कुछ लग रहा है कि मध्य प्रदेश में संगठन के स्तर पर कुछ बदलाव, कुछ फेरबदल, किसी को हटाया जा सकता है, कुछ नए लोगों को लाया जा सकता है? देखिए, भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जिस तरह के फैसले अब तक लेता आया है, पिछले 1 साल से भी आप और हम बदलाव की बयार हर जगह महसूस कर रहे हैं। जैसे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सब कुछ बदल दिया, ऐसे सभी राज्यों में लगभग उन्होंने परिवर्तन किए हुए हैं। तो उनकी अलग रणनीति काम करती है। आप देखें कि 8 तारीख को परिणाम आना है गुजरात के, हिमाचल के, लेकिन 5 और 6 को संगठन की बड़ी बैठक दिल्ली में है, जिसमें राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन से जुड़े हुए लोगों की, वो परिणाम का भी इंतजार नहीं कर रहे। चुनाव हुआ और शुरू अगले चुनाव, अब उनका टारगेट है, अभी जैसे हिमाचल गुजरात था, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, कर्नाटक भी है बीच में, मई में अगले साल। जी बिल्कुल। तो कर्नाटक को उन्होंने पहले से शुरू कर दी है, अब इन 3 राज्यों की है। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह के उन्होंने समीक्षा की है, जिस तरह से जमावट की है, अभी जो पार्टी के मुख्य संगठक है वी सतीश, वो पिछले 3 दिन मध्य प्रदेश में रहे और किसी को हवा नहीं लगी। अलग अलग उन्होंने बैठ के की है, किसी मंत्री के घर जाकर और किसी को एक तरफ बुलाकर उन्होंने सबको समझा दिया है, सबको आईना दिखा दिया है कि ये है आपका फीडबैक और ये आप करिए, अन्यथा टिकट पे भी खतरा है। और अभी तो क्या हो सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है, संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारे वो नयापन लाएंगे। एक उनकी जो अब कार्यशैली से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी तो भाजपा में लोग कहते हैं या तो भगवान जानता है या मोदी शाह जानते क्या आगे होने वाला है, किसको वो राष्ट्रपति बना रहा है, किसको कहाँ का मुख्यमंत्री बना रहा है। लेकिन एक जो हम और आप उनकी कार्यशैली देख रहे हैं, लेकिन जो पदाधिकारी उनको तो खुद का परफॉर्मेंस पता ही है ना, कि उन्होंने कहाँ क्या करना चाहिए था, कहाँ क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कोई भी हो अपना परफॉर्मेंस कोई नहीं बताता, वो सब अच्छा ही कहते हैं। नहीं, उसको खुद को तो पता ही होता है ना कि वो कहाँ चूक कर रहा है, कहाँ करना था, उसको क्यों नहीं कर पाया। भी उसको पता रहता है कि मैं भी निपट सकता हूँ। विद्यार्थी कभी नहीं कहता कि हमारा पेपर खराब गया, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, हमने पेपर अच्छा गया, रिजल्ट आता तो कहता जांचने वाले ने कुछ गड़बड़ की है, हम रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरेंगे। तो ये ना मंत्री स्वीकारते हैं, लेकिन मंत्रियों की कार्यशैली अधिकांश की हम और आप देख रहे हैं, ना पदाधिकारी। प्रवास की बातें हुई थी, कितने संगठन के लोगों ने प्रवास किए, मंत्रियों ने कितने प्रभार जिलों में गए। ऐसे उनके पास जो फीडबैक है बड़ा गजब का है। पिछले 3-4 महीने से एक एक करके दिल्ली में जो बुलाया गया, तो मुझे तो जो एक खबर सूत्रों से पता चली, उन्होंने एक मंत्री को यहाँ तक भी कहा कि आप कहाँ समय ज़्यादा बिता रहे हैं, वहाँ पोस्ट नहीं मिल रहे, एक वोट के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़े मिजाज में परिवर्तन लाइए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उनको सबका फीडबैक कच्चा चिट्ठा पता है। और ये कह दिया गया है सबसे कि इस बार तेरा मेरा ऐसा कुछ नहीं चलेगा, केवल फीडबैक जो आएगा उसके आधार पर टिकट और आगे का आपका पद क्या होगा पार्टी में, ये सब कुछ फीडबैक के आधार पर तय होगा। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 महीने से सभी मंत्री अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, मुख्यमंत्री जन कल्याण पखवाड़े के माध्यम से। और अभी आधा दर्जन मंत्रियों के क्षेत्र में तो धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं या कुछ के शुरू होने वाले हैं। कुल मिला के जैसे नरोत्तम मिश्रा से शुरू हुआ, अभी 5 तारीख को
रैली गढ़ाकोटा गोपाल भार्गव के यहाँ सभी है। करवा रहे हैं, कांग्रेस भी पीछे नहीं ना। हम तारीख देख को- रहे हैं प्रदीप मिश्रा की कथा इंदौर में संजय शुक्ला करवा रहे हैं। तो एक माहौल जो बन गया है, वहा पोह का माहौल है कि कब क्या क्या हो जाए। गुजरात चुनाव एक था कि 8 तारीख के बाद कितना परिवर्तन किसके हिस्से में आता है, कौन वो क्या भूमिका तय करती है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जिस गुजरात में उन्होंने चुनाव किए उसमें हमने देखा कि पहली बार के विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री बन गए, बाकी सब सीनियर, कितने लोगों के टिकट काट दिए। तो ये जो अभी बदलाव की बयार भाजपा में चल रही है वो कहाँ थमती है। ये बात जरूर है कि गुजरात की बजाय परिस्थिति है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की थोड़ी अलग है। एकदम वैसा उन लोगों का प्रभाव नहीं है जैसा गुजरात में है, जो उनकी बाढ़ स्तर से लेकर, चूंकि गुजरात से ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं और इतने 27 सालों वहां रहे राज्य में और फिर अब केंद्र में, तो उनकी उधर की पकड़ है वो अलग तरीके की है। लेकिन अन्य राज्यों में भी जिस तरह से उन लोगों ने अपना एक पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया है, तो बड़े अच्छे कुछ चौंकाने वाले भी देखने को आपको मिलेंगे उनकी जमावट। क्योंकि 2018 तो ब्रजेश जी 2018 में हमने देखा जो चूकें हुई बीजेपी से, और एक बड़ी तैयारी, क्योंकि ऐसा नहीं पहली बार हम देख रहे बीजेपी। हमने देखा था उत्तर प्रदेश के जब नतीजे आ रहे थे उसके बाद तत्काल बाद प्रधानमंत्री अगले ही दिन गुजरात में चले गए थे और चुनावी शंखनाद कर दिया था। और अब गुजरात हिमाचल की बात हो रही है कि हिमाचल में कांटे की टक्कर है, गुजरात में जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश के तमाम सारे नेता मंत्रियों की इसमें ड्यूटी लगी और उसी दिन एक प्रदेश भर में की एक बड़ी बैठक और खुद प्रधानमंत्री उसको वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा टास्क जरूर मिलेगा जो 2024 से जुड़ा होगा, क्योंकि 23 की तैयारियां तो अपनी जगह है, बड़ा टास्क तो पीएम के लिए 24 है। तो दोनों मोर्चों पर मध्य प्रदेश संगठन को कहाँ खड़ा पाते हैं आप? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश संगठन को हम देख रहे हैं कि सबसे बेहतर संगठन रहा। सारे प्रयोग हमने मध्य प्रदेश में देखे। जैसा आपने कहा 2024 के लिए टारगेट तय होंगे, तो टारगेट की भाषा की तरफ हम बढ़ते भी दिख रहे हैं। जैसे राजनाथ सिंह ने कहा है एक दिन पहले कि समान नागरिकता कानून लागू होना चाहिए, तो उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप देखिए जो बैठक हो रही है, नड्डा जी जो बैठक ले रहे हैं उसमें तमाम पदाधिकारी रहेंगे, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष रहेंगे। और हाल ही में जो नियुक्ति की है, चाहे वो पंजाब की देख लीजिए आप कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहाँ पे जिस तरह से कार्य समिति सदस्य दिया गया, तो तैयारियाँ तो ये 2024 की है मनोज जी, क्योंकि पंजाब में भी आपको अब परफॉर्म करना है। बाकी राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो बदलाव भी किए जा रहे हैं उसकी वजह भी हम देख रहे हैं कि लगातार संगठन में जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, चाहे वो जिलाध्यक्ष, पहले देखिए आप 8-9 जिलाध्यक्ष बदल चुके हैं 2 किस्तों में वो, बिल्कुल। और पहली किस्त में जो हटाए थे, जो विवादित थे और जो नगर निगम में जो चुनाव हुए थे उसमें अच्छा काम नहीं कर पाए थे, इस वजह से उनको हटाया गया था। दूसरी बार में अभी और भी बदलाव किए जाना, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो प्रयोग किया गया था युवाओं को आगे लाने का, तो वो अच्छा काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से पहले मंजे हुए नेताओं को आगे लाया जाता था, उनको जिम्मेदारी दी जाती थी, तो 2018 में जो चूक हुई है 2023 में वो चूक ना हो, इसलिए ये चेक किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि कौन बेहतर काम कर रहा है। और जो टारगेट दिए गए थे, टारगेट तो हमने देखा मनोज जी, हमेशा बीजेपी बड़ा टारगेट लेकर चलती है। बिल्कुल। पिछली बार नारा ही दिया था, अब की बार 200 पार। तो देखिए टारगेट बड़ा रखोगे, आपको उसको हासिल करने की कोशिश करोगे। छोटा टारगेट रखोगे कि हाँ हमें तो सत्ता में आना है, 109 सीट आई थी, 110-15 आ जाएंगी, तो मान के चलिए कि यदि 2-4 इधर हो गई तो आप फिर वहीं खड़े हैं जहाँ से खड़े। तो आपको टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप 150 तक पहुँच पाएंगे। तो ये टारगेट तो निश्चित तौर पर तय किए जाते हैं, बड़े ही किए जाते हैं, लक्ष्य बड़ा रखा जाता है, ताकि उसको हासिल करने के लिए पूरी ताकत आप लगाओ, तो वो लक्ष्य तक भले ही ना पहुंच पाओ, लेकिन जो उनका एजेंडा है, जो उनका लक्ष्य है कि सत्ता में बरकरार रहना, वो हासिल कर पाएं। तो ये जो टारगेट है, मध्य प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों की समीक्षा होगी बाकायदा नड्डा जी को, और अपने 6 महीने का कार्यकाल, इससे पहले भी बैठक हो चुकी है, तो अब तक जो टारगेट दिए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं, क्योंकि 51% वोट शेयर करने की बात करती है बीजेपी, तो वो टारगेट नड्डा जी जब मध्य प्रदेश आए थे मनोज जी, तो बाकायदा टारगेट दे के गए थे। उन्होंने लक्ष्य भी तब बता दिया था कि हमारा एजेंडा क्या है, हम किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे, क्या गाइडलाइन। देखा कोर कमेटी की कई सारी बैठकें भी हुई है। और जो दुबे जी भी बता रहे थे कि लगातार जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश दौरे करते आ रहे हैं, तो गुजरात चुनाव के परिणाम क्या होंगे, हिमाचल चुनाव के परिणाम क्या होंगे, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता मनोज जी। वो तो लगातार अपना काम करती जाती है। तो एक चुनाव से फुर्सत हुई, तो जैसे कहते हैं ना, चुनावी मशीन है बीजेपी, तो वो एक चुनाव से फुर्सत हुई तो अगले चुनाव की रणनीति बना लेती है। ये नहीं कि उसके परिणाम से कुछ फर्क पड़ने वाला है, कि उसके परिणाम यदि उसके जो जैसे उम्मीद कर रही वैसे नहीं आए तो क्या वो आगे काम करना, बीती ताय बिसार दे, उसके हिसाब से वो आगे की रणनीति पश्चिम बंगाल में देखा हमने। बिल्कुल,
तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पूरी ताकत में, हमने हैदराबाद में भी देखा किस तरह से पूरी ताकत में लगे रहे वो, तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है, कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मध्य प्रदेश संगठन में चूंकि नया प्रयोग किया है, तो यहाँ पे जिस तरह से अब जो परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ बदलाव ज़्यादा संभावना दिख रही है, क्योंकि वैसी उम्मीद की जा रही थी कि युवाओं को बागडोर दे देंगे तो बेहतर काम करेंगे, लेकिन नए नए जो युवा हैं मतलब बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेहनत उतनी की नहीं उन्होंने, जो पके हुए लोग हैं उनको आपने घर बिठा दिया, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है जो संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी वो हमें देखने को मिलेगी इस बैठक के बाद, कि मध्य प्रदेश में और संगठन में क्या बदलाव होंगे, सत्ता में किस तरह से परिवर्तन किए जा सकते हैं ताकि चुनाव में फायदा उठा सके, चाहे जातिगत समीकरण के आधार पर, समुदाय के आधार पर कि भाई इनके वोट हासिल करने के लिए उस वर्ग को कितनी महत्व देना है, तो उस आधार पर भी नियुक्तियां होंगी संगठन में भी और सरकार में भी। बिल्कुल। तो दुबे जी, एक चीज़ होती है, हमने देखा कि अगर आपकी प्रदेश में सरकार है और संगठन है तो दोनों के बीच एक तरह से संतुलन बिठाना होता है, कि रस्सी पे आपको चलना होता है, कि दाएं भी ध्यान रखना है, बाएं भी रखना, और सामने तो देख के चलना ही है। तो ऐसे में हितों के टकराव की स्थिति तो नहीं बन सकती कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात हो तो संगठन ठीक रहा, सरकार पर छोड़ दे कि साहब ये तो नॉन परफॉर्मेंस मंत्री हैं, इनके कारण जो है संगठन और सरकार की छवि खराब हो रही है, इस पर इस दिशा में कुछ काम होना चाहिए। देखो, उनके पैमाने बड़े क्लियर होते हैं। वो कहते हैं कि आप 2018 में हार गए, 6 महीने बाद हमने 28 लोकसभा सीटें जीत ली, और कई बार वो कहते हैं कि हमारी केंद्र की योजनाओं में कौन सी खामी है या राज्य की योजना में कौन सी खामी है। मंत्री यदि सब कुछ कर सकता है तो फिर आप किस लिए है, या संगठन सब कुछ कर सकता है तो आप फिर किस लिए मंत्री। बिल्कुल। उनके बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं तो कई बार इन लोग निरुत्तर हो जाते, बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं फाइलों के साथ, लेकिन वो बड़ा क्लियर कट, आप कहें कि पब्लिसिटी के आधार पर कोई वो तय करते, वो परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस उनके अपने पैरामीटर है, वो कहाँ कैसा तय करे, कौन विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को कब चुनाव जिता के ला सकता है, कौन लहर में भी चुनाव हार जाता है। ऐसे बहुत सारे उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है। हमने 2018 में देखे बड़े बड़े तीरंदाज नेता कांग्रेस बीजेपी दोनों के चुनाव हार गए। बिल्कुल। कोई कहे कि हम ईमानदार हैं, करण सिंह वर्मा को आप जानते हो कि बहुत ईमानदारी की बात करते थे, लेकिन चुनाव हार गए, और वो खुद की सीट तो सिर्फ 2 सीटें और नहीं जिता सकते। आपको दमखम चाहिए, आपको हर परिस्थिति में आपको परिणाम लाना है, जैसा उन लोग लाते हैं वैसे ही उनको नेतृत्व चाहिए हर जगह, कि एक तरह से साख भी बनी रहे। ऐसा भी ना हो कि आप परिणाम लाने के चक्कर में इतनी बदनामी झेल जाए कि आपने सत्ता और पैसे का इतना दुरुपयोग किया, इस कारण जीते। बड़े करीने से वो काम करना चाहते हैं, जिस तरह से वो देश में कर रहे हैं। तो उनकी जो आंखें हैं वो गजब निगाहें हैं उनकी, वो कहाँ कहाँ से छांट के आप लाते हैं। देखो, आप आदिवासी कार्ड उनको पूरे देश में, छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड तक 6 राज्यों में खेलना है, विशेषकर उस आदिवासी पट्टी पे। तो वो द्रौपदी मुर्मू को कैसे लाए, कहाँ से निकाल के, कि एक आदिवासी का बिल्कुल परफेक्ट चेहरा, और उनकी जो विशेषताएं थी, कितने संघर्ष के बाद वो यहाँ तक पहुंची। तो वो जो कहानियां बनाते, तो जब कॉल मतदाताओं की गुजरात में पिछले चुनाव में संकट था, क्योंकि और जिन लोगों को लग रहा था कि वो स्टाम्प रबड़ साबित होगी, पिछले दिनों का जो उनका भाषण है, जो आदिवासियों की स्थिति को लेकर उन्होंने दिया, जिसका सीजीआई से लेकर तमाम लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ा, वो भी ये बता रहा है कि वो समुदाय जिसका प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार ने उनको बनाया है, तो उसके लिए वो कितनी गंभीर है। तो बहुत सारे लोगों की गलतफहमी भी दूर हो गई होगी। ऐसे उनके बहुत सारे निर्णय हैं जो बताते हैं कि उनको किसी रिपोर्ट की, फाइल की, पब्लिसिटी की, इन सब की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि पिछले बार जब वो अमित शाह जी भाजपा कार्यालय आए तो उन्होंने कहा कि किसका कहाँ उपयोग करना ये समझना चाहिए। एक तो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि जहाँ आपकी 30% वोट है वहाँ मेहनत करोगे, कि जहाँ 60% वोट है वहाँ मेहनत करोगे। बिल्कुल। तो अधिकांश ने कह दिया कि 30% में करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप 60% को 80-90 तक ले जा सकते हो, लेकिन 30 को कहाँ तक ले जाओगे, 40 या 50 तक। तो उनके रणनीति भी रहती। जैसे उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव को मैं जानता हूँ कि लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन आप इनको आदिवासी क्षेत्रों में भेजोगे तो वो परिणाम आपके पास नहीं आएंगे जिसकी आप अपेक्षा करते हो। बिल्कुल। तो किस आदमी का कहाँ उपयोग करना है ये वो बाखूबी जानते हैं, और नेताओं की दक्षता और क्षमता से भी परिचित हैं। तो बड़ा ऐसा भाजपा को प्रखर नेतृत्व मिला है, जिसके आगे सब जो राजनीतिक छोटे छोटे हथकंडे हुआ करते थे कि एंड टाइम पे किसी के खिलाफ छपवा दो और हम अपना अच्छा पब्लिसिटी, वो तो दूर ही गए। अब तो सोशल मीडिया ने सालाना कार्यक्रम हो गए। अब तो रोज हम ये देख सकते हैं सुबह शाम कि किसके खिलाफ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वायरल हो रहा है, वीडियो हो जाते हैं, ऑडियो, फोटो हैं।
वो कहते जरूर है सोशल मीडिया पे सक्रिय रहो, लेकिन वो उनके अपने सूत्र हैं कि वो पता कर लेते हैं। उन्होंने जो रिपोर्टें अभी पिछले दिनों मंत्रियों के सामने रखी, सब मंत्री उसके बाद सक्रिय है। कोई आप देख रहे होंगे कुछ के बड़ बोलेपन कम हो गए, कुछ के कुछ हो गए, वो सब क्षेत्रों में अंडरग्राउंड जैसे हो गए, लो प्रोफाइल। गुजरात में उन्होंने देख भी लिया ना कि उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके टिकट भी कट गए। तो ब्रजेश जी ऐसा भी देख सकते हैं बड़ी बैठक के बाद कि सत्ता के कुछ ऐसे चेहरे जिनका उपयोग संगठन में लिया जाए उनको वापस वहाँ भेजा जा सकता है, या कुछ ऐसे चेहरे जिसके कारण कुछ वोट शेयर बढ़ सकता है तो उनको नई एंट्री के तौर पर मंत्रिमंडल में देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, मैंने कहा ना कि जातिगत समीकरण, वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। तो और बीजेपी इस मामले में माहिर है मनोज जी, कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे, तब किस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और किन चेहरों को लिया गया जो चुनाव में फायदा पहुंचा। हमने तो यही देखा कोलारस मुंगावली उस चुनाव में बिल्कुल 3-3 नए मंत्री बनाए गए थे। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भी आपको वैसे बदलाव दिखेंगे, क्योंकि राजनीति में चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। और जिस तरह से बेरहमी से जो बीजेपी निर्णय लेती है मनोज जी, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के किसी भी नेता को ये मुगालता हो कि वो उसकी सीट पक्की है। वो मुगालता रह नहीं सकता बीजेपी में, चाहे वो सिंधिया खेमे से आए हों, चाहे बीजेपी के अपने नेता हों। इसलिए उनको काम की बदौलत ही वो टिक पाते हैं। आपको टिकट मिल गया, आप अगली बार आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपका काम तय करेगा। और ये सर्वे एक बार नहीं कराते मनोज जी, आप चुनाव के समय सर्वे करा रहा है। बीजेपी लगातार सर्वे कराती रहती है, लगातार अपने विधायकों से लेकर, सांसदों से लेकर मंत्रियों तक को उनको बताती रहती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हो, आपसे कार्यकर्ता नाराज हैं कि नहीं है, आप क्या बेहतर काम कर रहे हो। आप देखिए कि 1 साल पहले जब जैसे ही शिवराज जी ने कहा कोरोना काल खत्म हुआ, हर विधायक से कहा कि आप 15-15 करोड़ के बड़े काम की योजना बनाकर लाइए, हम आपको स्वीकृत करेंगे, ताकि आप उनका जनता से जुड़े हुए 15-15 करोड़ के। लेकिन आप देखिए कि कुछ विधायकों ने वो भी नहीं दिए, ताकि उनको बजट में मिल सकता है। तो उनको बार बार हिदायत, अभी जो बैठक हुई थी उसमें भी कहा गया, तो जो काम नहीं करेगा उनका टिकट तो निश्चित तौर पर कटना ही है। वो तो एक तरह से 40%, 50% काट देते हैं। पिछली बार उन्होंने जो लापरवाही बरत दी थी, या जो कहें कि अति आत्मविश्वास में थे कि उतने टिकट गुजरात में हमने देखा पूरा मंत्रिमंडल नया कर दिया उन्होंने। तो आप देखिए कि वो अब परिस्थिति नहीं है कि अब जो मंत्री बने हैं वो उनको टिकट मिलेगा, ये निश्चित नहीं है कि यदि उनका काम बेहतर होगा, वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होंगे, वो सीट जीत सकते हैं, तो उनको टिकट मिल जाएगा। उनसे ज़्यादा बेहतर कोई काम करने वाला है यदि उनकी पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी है। पिछली बार मनोज जी पर्सनल जो एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके बावजूद भी टिकट कटते कटते भी दे दिया गया था, ये सोचकर कि शिवराज जी की लोकप्रियता है, उसकी वजह से ये जीत जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालने वाला, क्योंकि केंद्रीय आलाकमान है वो सिर्फ जीत को लेकर ही जो जिता सकता है, जो जीत सकता है, वो एक पूरी गाइडलाइन है उनकी, समझ लीजिए। वही एक पैमाना है, जो इस पर फिट बैठेगा वो रहेगा, जो फिट नहीं बैठेगा वो बाहर जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, वो मुख्यमंत्री हो सकता है, वो मंत्री हो सकता है, वो कैबिनेट मंत्री हो सकता है, वो किसी बड़े नेता का रिश्तेदार हो सकता है। ये कोई मायने नहीं रखता। वो जीत सकता है तो टिकट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ही तय करेगा कि आप बीजेपी में कितना लंबा चलेंगे, कि 2023 तक आप कहां तक जाएंगे और 24 में आपका भविष्य क्या होगा। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, और बीजेपी जो केंद्रीय संगठन है वो लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, और उनका निशाने पर 2024 का चुनाव है, और 23 की तैयारियां भी शुरू हो गई, चाहे वो कॉमन सिविल कोड की बात हो, पैसा एक्ट की बात हो, या ओबीसी और ST वर्गों को लुभाने का कार्यक्रम है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे नॉन परफॉर्मेंस चेहरे इस मंत्रिमंडल में भी है, कुछ संगठन में भी है, जिन पर हो सकता है कि 8 तारीख की बड़ी बैठक के बाद गाज गिरे और कुछ नए चेहरों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में हमको दिखाई दे। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।